वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। ठीक है, सबसे पहले पूर्णांक को समझने से पहले आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में समझ होनी चाहिए। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, और प्राकृत संख्या के परिवार में अगर शून्य को शामिल करने पर जो नया परिवार बनता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या अगर आपको समझ में आ गया होगा तब बनता है पूर्णांक। पूर्णांक के परिवार में अगर ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाता है तब जो नया परिवार बनता है वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, कैसे? यहां पे देखो, अगर हम लोग उदाहरण लेते हैं प्राकृत संख्या का, क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4। ये उदाहरण किसका है? प्राकृत संख्या का। हमने क्या बताया? प्राकृत संख्या के परिवार में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो अब ये जो परिवार बनेगा ये क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। इट मींस होल नंबर। अब इसमें अगर ऋणात्मक संख्या जैसे -1, -2, -3 इसको शामिल करने पे जो ये फैमिली बना ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पूर्णांक। यहां पे ये क्या बन गया? ये एक पूर्णांक का परिवार आ गया। अब पूर्णांक समझ में आ गया। अब चलो, अब अगर पूर्णांक है ये किसी गुण को, किसी धर्म को फॉलो करेगा। अब इसके गुणधर्म के आधार पर अगर हम बात करें तो पूर्णांकों के योग तथा घटाव के गुणधर्म क्या है? पहला है निमीलन या समवृत्त नियम। किसको कहते हैं निमीलन या समवृत्त नियम? इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो पूर्णांक का योगफल हमेशा क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, और दो पूर्णांकों का घटाव भी हमेशा एक पूर्णांक होगा। जैसे कि मान लो आप a और b पूर्णांक मान लो। हम लोग मान लेते हैं कि a और b क्या है? a और b क्या होगा? माना कि a और b पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है। अगर a और b पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या होगा? योगफल करेंगे तो a जोड़ b भी क्या होगा? a जोड़ b भी पूर्णांक होगा। अब इसका घटाव अगर करेंगे तो a माइनस बी भी क्या होगा? ये भी पूर्णांक होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का? ओके, अगर a और b पूर्णांक है तो इसका मतलब a जोड़ b भी पूर्णांक होगा और a माइनस बी भी पूर्णांक होगा। कैसे? जैसे अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि a के स्थान पे 2 है और b के स्थान पे -1 है। ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। अब a जोड़ b करो। a जोड़ b कहने का मतलब हो गया कि a के स्थान पे 2 और b के स्थान पे -1। 2 जोड़ -1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हमें यह बताओ कि 1 आया तो 1 भी क्या है? एक पूर्णांक है। अब आप अंतर करके चेक कर लो तो a माइनस बी करेंगे। a माइनस बी कहने का मतलब 2 माइनस -1, यह आ जाएगा 2 जोड़ 1 बराबर कितना? 3, और 3 भी क्या है? एक पूर्णांक है। बातें समझ में आ गई? अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। अगला प्रॉपर्टी है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम में क्या होता है? मान लेते हैं कि a, b और c 3 पूर्णांक होगा। अगर 3 पूर्णांक है तो इसका मतलब a जोड़ b जोड़ c बराबर a जोड़ b अजोड़ c, ये बराबर होगा। ओके, अब बोलोगे कि सर इसमें अंतर क्या दिखाई दे रहा है? इधर भी वही है, इधर भी वही है। एक अंतर है, गौर से देखो। यहां पे b और c के योगफल में a को जोड़ा जा रहा है और यहां पे a और b के योगफल में c को जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब क्या पता चला? यहां पे b और c एक साथ है, a अलग है, और यहां पे a और b एक साथ है, c अलग है। बातें समझ में आ गई? अब जैसे उदाहरण के लिए आप देख लो, हम मान लेते हैं, माना कि 3 पूर्णांक है ना, तो आप a को मान लो 1 के बराबर है, a 1 के बराबर है, b जो है वो -2 के बराबर है और c 3 के बराबर है, मान लेते हैं। अब चेक करके देखते हैं कि यह सहचर्य नियम का पालन करता है या नहीं करता है। अगर इसे चेक करेंगे तो a के स्थान पे कितना आ जाएगा? 1 आएगा। b के स्थान पे कितना आएगा? -2। c के स्थान पे 3 आएगा, बराबर। a के स्थान पे कितना आएगा? 1। b के स्थान पे कितना? -2 और c के स्थान पे कितना आएगा? 3 आएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 - 2 1 आएगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ गया, तो 2, और यहां पे -2 और 1 तो -1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब देखो 2 बराबर 2 आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से इसके स्थान पे अगर आप कुछ भी ABC के स्थान पे कुछ भी मान सकते हो, 5 8 3 9 7 6 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हर कंडीशन में वो सहचर्य नियम का पालन करेगा। अब दूसरा आ जाओ। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? हम लोग मान लेते हैं कि 2 पूर्णांक a और b है, तो इसका मतलब a जोड़ b
बराबर किसके आ जाएगा, बी जोड़ ए के। यही नियम क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। अब बोलोगे सर इसका मतलब नहीं समझे। मतलब इसका यह हुआ कि अगर ए को बी से गुना किया, सॉरी ए में बी जोड़ा जाए या बी में ए जोड़ा जाए, हर कंडीशन में समान होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग मान लेते हैं ए के स्थान पे 2 और बी के स्थान पे 3। अगर 2 जोड़ 3 करें या 3 जोड़ 2 करें, यहां पे भी देखो 2 जोड़ 3 करने पे भी 5 आएगा और 3 जोड़ 2 करने पे भी क्या आएगा, 5 आएगा। और ये नियम क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना कि क्रम विनिमय नियम कभी भी घटाव में लागू नहीं होता है। ये किस में होता है, सिर्फ जोड़ में लागू होता है। और इसके बाद सहचर्य नियम में भी आपको ध्यान रखना है, ये घटाव में लागू नहीं होता है, ये सिर्फ जोड़ में लागू होता है। ओके। और निमीलन नियम के बारे में या समृद्ध नियम के बारे में ध्यान रखना है, यह जोड़ में भी लागू होता है और घटाव में भी लागू होता है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्समक की अवस्थिति। सबसे पहला शब्द आपके लिए बनता है योज्य तत्समक किसको कहते हैं। याद रखना है कि जीरो को योज्य तत्समक कहा जाता है। ओके। योज्य प्रतिलोम का मतलब यह होता है कि दो पूर्णांक a और माइनस a एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। ओके। जैसे a और माइनस a, जैसे अगर हम आपसे यह पूछेंगे कि बताओ 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, अब बोलोगे सर -5 होगा। अगर पूछेंगे कि -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, अब बोलोगे सर 5 होगा। ओके। जैसे अगर हम आपसे पूछ लें कि 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो बोलोगे सर -3 होगा। अगर पूछ लें कि -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, अब बोलोगे सर +3 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यहां से हमें यह पता याद रखना है, शून्य को क्या कहते हैं, तो शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है। योज्य तत्समक क्या होता है, शून्य होता है। ध्यान रखोगे। अब आगे चलते हैं। अगला है प्रश्नमाला 1A। 1A के फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पूर्णांकों के जोड़ का जो गुणधर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखें। अब देखो, पहला है 5 - 3 और -3 और 5। अब एक बात बताओ, यहां आ जाओ, ये क्या कहलाएगा, 5 - 3 है और -3 और 5 है। हमने आपको गुणधर्म बताया था, ये क्या कहलाएगा, 5 - 3 और -3 5। देखो यहां गौर से, a जोड़ b, b जोड़ a, पहला वाला दूसरे जगह पे, दूसरा वाला पहले जगह की अगर जगह बदला गया वही वही क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय नियम। इसका मतलब ये नियम कौन सा कहलाएगा, क्रम विनिमय नियम। ये क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय नियम। पहला आ गया क्रम विनिमय नियम। विनिमय नियम। ओके। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन को गौर से देखो, -7 बाहर है, 1 और -6 का योग एक ब्रैकेट में है, फिर -7 और 1 एक साथ है और -6 दूसरी जगह है। आपको याद होगा इसे क्या कहा जाता है, सहचर्य नियम। याद करो और यहां से देखो, हमने आपको बताया था ये आ जाओ सहचर्य नियम। यहां पे क्या दिखा, B और C एक साथ है, A बाहर है। यहां पे A और B एक साथ है, C बाहर है। और यहां पे ये नियम क्या कहलाएगा, सहचर्य नियम। यहां से भी आप डायरेक्ट लिख लो इसका उत्तर, सहचर्य नियम। इसका उत्तर आ गया क्रम विनिमय नियम और सेकंड का उत्तर हो जाएगा सहचर्य नियम। सहचर्य नियम। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योज्य प्रतिलोम लिखें। हम आपको बता चुके हैं योज्य प्रतिलोम का मतलब। 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -10 होगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, -10। और बताओ, -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो +3 होगा, +3। -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो +9 होगा, मतलब धनात्मक 9। और 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 0 होगा। 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 0 होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में पूर्णांकों का योज्य तत्समक पहचाने। हमने आपको बताया था कि 0 को हम लोग योज्य तत्समक कहते हैं। यहां से देखो 0 किस में है, तो 3 में दिया गया, इसका मतलब 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे।
अगला टॉपिक है पूर्णांकों का गुना। अब पूर्णांकों के गुना का मतलब क्या हुआ यहां पे समझते हैं। अर्थात दो पूर्णांकों का जब गुना करेंगे तो वह कौन से गुणधर्म को फॉलो करेगा यह समझते हैं। पहला है आपका पॉइंट कि शून्य और पूर्णांकों का गुना। याद रखना है कि जब शून्य से किसी पूर्णांकों का गुना करेंगे तो गुणनफल हमेशा शून्य होगा। गुणनफल क्या होगा? शून्य होगा। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो, जैसे मान लो कि शून्य से गुना करते हैं हम लोग किसको? 5 को। शून्य से अगर 5 को गुना करेंगे तो परिणाम कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग शून्य से गुना करते हैं -2 को तो भी कितना आएगा? रिजल्ट शून्य के बराबर आ जाएगा। जैसे कि शून्य से गुना करते हैं 8 को, शून्य से गुना करेंगे 8 को तो भी परिणाम कितना आ गया? शून्य। तो आपको कंक्लूजन क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि शून्य से अगर किसी पूर्णांक को गुना किया जाए तो गुणनफल हमेशा शून्य होता है। ओके, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुना। याद रखना है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुना हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगा। ओके, बोलोगे सर जी कैसे? बताइए जरा सा। अब मान लो दो धनात्मक पूर्णांक, कुछ अपने मन से मान लो। हम लोग मान लेते हैं एक पहला धनात्मक पूर्णांक 2 है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 4 है। अगर इसको गुना करने पे 4 गुना 2 8 आएगा। 8 भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ओके, जैसे कोई और उदाहरण ले लो। जैसे हम लोग मान लेते हैं 3 पहला धनात्मक पूर्णांक और 4 दूसरा धनात्मक पूर्णांक, और इसको गुना करेंगे 4 तिया 12, 12 भी क्या होगा? एक धनात्मक पूर्णांक होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुना। याद रखना कि जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुना किया जाए तो गुणनफल हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। कैसे आएगा यहां से समझते हैं। जैसे मान लो एक धनात्मक, जैसे 5 एक कोई धनात्मक संख्या है, ठीक है। एक ऋणात्मक, मान लो -2 कोई ऋणात्मक संख्या है। अब इसका गुणनफल करो। अगर इसका गुणनफल करेंगे तो यह आ जाएगा -5 दूना 10, तो -10 आ गया। और -10 क्या है? ये एक ऋणात्मक है। जैसे कोई और उदाहरण ले सकते हो, जैसे 7 को गुना करेंगे हम -6 के साथ, इसका मतलब यहां से कितना आ जाएगा? ये -42 आ गया। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? ये भी एक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। अब आगे चलते हैं। अगला है आपका दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुना। याद रखना कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुना किया जाता है तो गुणनफल हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक आता है। बोलो सर जी कैसे? यहां पे देखो कि दो ऋणात्मक है, जैसे हम मान लो -2 को गुना करते हैं -3 के साथ। अगर गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से कोई और उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि -4, तो -4 को अगर हम लोग गुना करते हैं किसके साथ? -3 के साथ, ये भी कितना आ जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12। ओके, अब एक चीज चलो, अब अगला टॉपिक है संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांकों और किसी पूर्णांक का गुना प्रदर्शित करना। ये बाद में सीखेंगे, पहले आप चिन्ह का गुना सीखो। क्या करना है? चिन्ह का गुना। आज हम एक नया टॉपिक बताने वाले हैं। अगर ये आपको याद हो गया तो सारा थ्योरी आपको याद हो जाएगा। चिन्ह का गुना। चिन्ह का अगर गुना करेंगे, याद रखना कि अगर प्लस को प्लस से गुना किया जाए, यह हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। ओके, अगर प्लस को माइनस से गुना किया जाए, यह हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। प्लस को अगर माइनस से गुना किया जाए तो यह हमेशा माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। इसके बाद अगर माइनस को प्लस से गुना किया जाए, यह भी हमेशा क्या होगा? यह भी माइनस होगा। माइनस होगा। और इसके बाद अगर माइनस को माइनस से गुना किया जाए, माइनस को माइनस से गुना किया जाए, यह हमेशा प्लस होगा। याद रखना आज के बाद। जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर 1 को प्लस में 1 है और इसको अगर हम लोग गुना करते हैं प्लस में 1 के साथ, दोनों धनात्मक है, 1 को 1 से गुना करेंगे परिणाम कितना आ जाएगा? ये +1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस है तो यहां से 1 को प्लस में रखो, दूसरा माइनस है तो दूसरा को -1 कर लेते हैं। याद रखना कि अगर +1 में -1 से गुना किया जाए तो परिणाम हमेशा -1 होगा, क्योंकि हमने क्या बताया कि एक धनात्मक संख्या को अगर ऋणात्मक संख्या से गुना किया जाए परिणाम हमेशा एक ऋणात्मक संख्या होता है। ठीक है, अब यहां आ जाओ। फिर एक ऋणात्मक संख्या मतलब -1, फिर एक धनात्मक संख्या तो +1, और -1 को अगर +1 से गुना करेंगे तो परिणाम हमेशा एक ऋणात्मक संख्या होगा, अर्थात -1 आएगा।
अब दो ऋणात्मक संख्या है, पहला -1 ले लो और दूसरा भी -1 ले लो। अगर इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अर्थात दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुना करने पे परिणाम एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ओके, ध्यान रखना है, आपको याद कर लेना है। प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अगर ये आपको ध्यान रहेगा तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक और किसी पूर्णांकों का गुना प्रदर्शित करना। अब देखो, संख्या रेखा पे आप जोड़ को देख चुके हो, संख्या रेखा पे आप घटाव को देख चुके हो। आज हम लोग सीखेंगे कि संख्या रेखा पे गुना को कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब एक बात बताओ, हम आपके लिए एक क्वेश्चन पूछते हैं। अब हमें यह बताओ कि हम आपसे कहते हैं कि 3 गुने 2 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करें। 3 गुने 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, यह आपके लिए क्वेश्चन रहा। कैसे करोगे? सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। अब एक संख्या रेखा बना लो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब यहां से समझो, पहले इसका मतलब समझो। 3 गुने 2 का मतलब कितना हुआ? 2 3 बार। 2 कितना बार? 3 बार। अब 0 पे हम लोग खड़े हैं, तो एक बार अगर 2 होगा तो 0 से 2 तक जाएंगे, दूसरा बार 2 होगा तो 2 से 4 तक जाएंगे, और तीसरा बार 2 होगा तो 4 से 6 तक जाएंगे। कहां पे पहुंच गए हम लोग? 6 तक पहुंच गए। इसका मतलब याद रखना है कि 2 गुने 3 का परिणाम कितना होता है? गुणनफल 6 होता है, और संख्या रेखा पे इस तरीके से निरूपित किया जा सकता है। ओके, अब जैसे एक और क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, हमें यह बताओ आप कि 3 गुने 4 को संख्या रेखा पे आपको प्रदर्शित करना है। कैसे करोगे? हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन आपसे हमने ये पूछा, क्वेश्चन आपसे हमने ये पूछा कि 3 गुने 4 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करें, को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। ओके, चलो प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? एक संख्या रेखा बनाते हैं, बिना कुछ सोचे पहले एक संख्या रेखा बना लो। हमने एक संख्या रेखा बना लिया, यह आ जाएगा। अब एक चीज करो, एक प्लस वाला तो हम आपको बता दिए, अब एक माइनस वाला सीखो। अब एक माइनस वाला बताते हैं। जैसे 3 गुने -4, मान लो कि ये 3 गुने -4 है और इसी संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। कैसे करेंगे? यहां से इसको मान लो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 और -12। अब इसको समझते हैं। अब एक बात बताओ कि 3 गुने -4 का मतलब क्या हुआ? कि -4 3 बार। -4 कितना बार? 3 बार। अब हमें यह बताओ कि अगर अभी हम लोग 0 पे खड़े हैं, जब भी कभी स्टार्ट करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे। -4 3 बार है, तो पहला बार अगर -4 आएगा तो यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे, ये -4 रहा। दूसरा बार -4 है तो यहां 8 तक पहुंच जाएंगे, -8 है। तीसरा बार -4 आएगा तो 12 तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये संख्या रेखा किसको दर्शा रहा है? तो 4 दूना 8 या 12। अब देखो गौर से कि ये कितना आ जाएगा? -12। हमने आपको क्या बताया था कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का गुणनफल हमेशा एक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ये ऋणात्मक आ गया और यहां से आपको कितना मिल गया? संख्या रेखा पे आपने -12 को देख लिया। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। ये समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप आसानी से हल कर सकते हो। अगला है गुना संक्रिया की गुणधर्म। अब देखो कि गुना संक्रिया जब होगा वो कुछ गुणधर्म का पालन करेगा। अब उस गुणधर्म को समझते हैं। पहला गुणधर्म है निमीलन नियम। निमीलन नियम क्या है? निमीलन नियम हमें यह कहता है कि
इसको हम लोग, सॉरी, ये निमिलन नियम है। निमिलन नियम हमें ये कहता है, इसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि a और b दो पूर्णांक होगा। a और b अगर दो पूर्णांक होगा तो उसका गुणनफल अर्थात a गुने b भी एक पूर्णांक होगा। यही नियम क्या कहलाता है? निमिलन नियम कहलाता है। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं निमिलन नियम के बाद सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या कहता है? सहचर्य नियम हमें कहता है कि a, b और c अगर तीन पूर्णांक हो, अगर a, b, c तीन पूर्णांक हो तो इसको आप ऐसे कह सकते हो a गुने b गुने c, और ये बराबर कितना आ जाएगा? तो ये बराबर आ जाएगा a गुने b और गुने c के। इसका मतलब क्या पता चला? हमें यह पता चला कि दूसरे और तीसरे का गुणनफल को अगर पहले से गुना किया जाए तो परिणाम, और पहले और दूसरे के गुणनफल को तीसरे संख्या से गुना किया जाए तो परिणाम बराबर होगा, और इस नियम को क्या कहेंगे? सहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। अगला है आपका क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम कहने का मतलब, मान लो a और b दो पूर्णांक है। a और b अगर दो पूर्णांक है तो a गुने b करेंगे या b गुने a करेंगे, ये दोनों बराबर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? और ये नियम क्या कहलाएगा? ये नियम कहलाएगा क्रम विनिमय नियम। ये हम आपको पीछे भी पढ़ा चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अब अगला है आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में है आपका योग पर गुणन का वितरण नियम। योग पर गुणन का वितरण नियम, इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a, b, c तीन पूर्णांक हो तो इसको ऐसे लिखेंगे a गुना b जोड़ c। a गुना b जोड़ c, इसको आप क्या लिख सकते हो? तो पहले a को b से गुना करेंगे, ये आ जाएगा ab, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, फिर a को c से गुना करेंगे, ये कितना आ जाएगा? ac। और ये नियम क्या कहलाएगा? ये नियम कहलाएगा योग पर गुणन का वितरण नियम। इसका मतलब आज के बाद ध्यान रखना कि ब्रैकेट में अगर कोई दो नंबर है और बाहर के किसी एक नंबर से गुना किया जाए तो पहले पहला और इससे इसको गुना करेंगे, जोड़ का चिन्ह है जोड़ का चिन्ह रखेंगे, इसके बाद इससे इसको गुना करेंगे। यहां पे आपको समझ में आ गया? ये क्या दिख रहा है आपको? ए बी और जोड़ ए सी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखो, इसको ए बी लिखो या इसको ए गुना बी कहते हैं, ए सी कहो या इसको ए गुना सी कहते हैं। अब आगे है आपके पास गुणन तत्समक अवयव का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद रखना है आपको, हम लोग एक को क्या कहते हैं? तो गुना तत्समक कहा जाता है। एक को याद रखना कि एक को गुना तत्समक कहा जाता है। एक को गुना तत्समक कहा जाता है, तत्समक कहा जाता है। अब हमें यह बताओ कि किसी भी संख्या को अगर एक से गुना किया जाए, अगर 4 को 1 से गुना करेंगे तो भी 4 आएगा, अगर -4 को 1 से गुना करेंगे तो भी -4 ही आएगा। अर्थात आपको क्या पता चला? 1 से किसी संख्या पे गुना करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां पे 1 को क्या कहेंगे हम लोग? 1 को हम लोग गुना तत्समक कहेंगे। अब आगे चलते हैं। चलो अब आ जाओ आप साधित प्रश्न पे। पहला कहा गया कि निम्नलिखित गुणनफल का चिन्ह बताएं। चिन्ह बताना है आपको, चिन्ह बताना है। यहां पे क्या है? एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, दो पूर्णांक है। हमने आपको बताया था कि ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक का अगर गुना करेंगे तो गुणनफल हमेशा क्या होगा? गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। यहां से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऋणात्मक पूर्णांक, यह आ जाएगा ऋणात्मक। ओके, ये ऋणात्मक आ जाएगा। अब इसमें आ जाओ। अब 3 क्या है? 3 धनात्मक है। 19 क्या है? 19 भी धनात्मक है। हमने आपको बताया था कि दो धनात्मक पूर्णांकों को गुना किया जाए तो परिणाम हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये धनात्मक हो जाएगा। या हमने आपको चिन्ह का गुना भी बताया था, प्लस और प्लस को गुना करेंगे तो प्लस 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 होता है। यहां पे देखो, माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस होता है, तो नेगेटिव आ गया। या तो चिन्ह का गुना याद रखो या ऐसे साधारण प्रॉपर्टी याद रखो। अब आ जाओ इसमें। थर्ड क्वेश्चन है -4 और -8।
और इसका क्या करना है, आपको गुना करना है और चिन्ह बताना है। अब आपको हमने बताया था कि दो ऋणात्मक संख्याओं को गुना करेंगे तो गुणनफल एक धनात्मक संख्या होगा। धनात्मक संख्या, इसका मतलब अगर 8 को 4 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -8 और -4 है तो ये आ जाएगा धनात्मक। धनात्मक। अब इसमें आ जाओ। अब इसको अगर हम करेंगे, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, गुणनफल का चिन्ह बताइए। अब गुणनफल का चिन्ह बताना है तो एक चीज करो, सॉल्व करते हुए अगर बताते तो ज्यादा अच्छा होता। अब इसको चाहे तो सॉल्व करते हुए भी बना सकते हैं या वैसे भी बना सकते हैं। ये आ गया, बाद में सॉल्व कर देंगे, पहले आप चिन्ह सीख लो। अब देखो कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक गुना करेंगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और ऋणात्मक को ऋणात्मक से गुना करेंगे क्या आएगा, धनात्मक आएगा। इसका मतलब इसका चिन्ह क्या आ जाएगा, धनात्मक आएगा गुणनफल का। अब इसमें आ जाओ, इसकी बात करें तो यहां से एक ऋणात्मक एक धनात्मक गुना करने पे ऋणात्मक आएगा, फिर ऋणात्मक और फिर ऋणात्मक गुना करेंगे तो धनात्मक आएगा। एक धनात्मक एक ऋणात्मक, फिर क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। इसका मतलब इसका गुणनफल का चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब अगर चाहते हो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, यहां पे हम सॉल्व करके भी बता देते हैं। जैसे मान लो यहां पे आ जाते हैं, प्लस माइनस साइन आ जाएगा माइनस का, 6 को 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 12। इसको अगर सॉल्व करोगे तो प्लस प्लस ये आ जाएगा प्लस का चिन्ह। 19 को 3 से गुना करेंगे, 19 तिया 57। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का चिन्ह। 8 को 4 से गुना करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे यहां से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 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 का चिन्ह। गुना करेंगे तो 14 8 112, 112 को 1 से गुना करेंगे तो ये 112 ही आएगा। अब इसको गुना करेंगे, यहां से अगर गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 7 या 21, यहां से कितना आ जाएगा, -21। और गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस और 6 पंचे 30, ये आ जाएगा 30। और इसको क्या लिख सकते हैं, -21 या 63, ये आ जाएगा आपको -630। -630 और ये चिन्ह क्या आ गया, अर्थात गुणनफल का चिन्ह ऋणात्मक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मान निकालिए। कैसे मान निकालेंगे, एक चीज ध्यान रखना, गुना करने तो आपको आता ही है, लेकिन सबसे पहले चिन्हों का गुना करना आपको याद रहना चाहिए। या तो आप याद कर लो, नहीं तो प्रॉपर्टी याद रखो। यहां पे देखो, पहला चिन्ह क्या है, धनात्मक, दूसरा चिन्ह क्या है, ऋणात्मक। हमने आपको बताया था कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक को अगर गुना करेंगे तो चिन्ह किसका आएगा, ऋणात्मक का। यहां से ऋणात्मक का चिन्ह लगा लो, संख्या को गुना कर लो, अर्थात 5 गुने 12। यहां से कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 -60 सही उत्तर होगा। अब आगे चलते हैं। अब इसको सॉल्व करो, एक ऋणात्मक और दूसरा भी ऋणात्मक, यहां पे 2 ऋणात्मक पूर्णांक है। अब 2 ऋणात्मक पूर्णांक है तो हमने आपको बताया था कि 2 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होता है। अब धनात्मक पूर्णांक होता है तो प्लस बाहर में आ जाएगा, 6 और 3 को गुना कर लेंगे। 6 और 3 को गुना करेंगे कितना आएगा, 18। या तो इसको प्लस 18 लिखो या चाहो तो डायरेक्ट 18 भी लिख सकते हो। ओके, प्लस 18 का ही मतलब धनात्मक 18 होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो, यहां पे +4 है और 0 है। हमने आपको क्या बताया था कि 0 से किसी भी पूर्णांक को गुना करने पे गुणनफल हमेशा 0 के बराबर आता है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब इसको सॉल्व करो, यहां पे 12 क्या है, धनात्मक पूर्णांक, 3 क्या है, धनात्मक पूर्णांक। हमने आपको बताया था कि 2 धनात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे तो हमेशा गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक आएगा, तो प्लस लिख लो। और इसके बाद 3 और 12 को गुना कर लो। 3 और 12 को गुना करेंगे तो यह आ जाएगा धनात्मक, 12 तिया 36, तो प्लस 36 लिखो या चाहे तो इसको डायरेक्ट 36 भी लिख सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आ जाओ। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक को अगर गुना किया जाए परिणाम हमेशा एक ऋणात्मक होता है। तो यहां से ऋणात्मक आ जाएगा और 8 और 7 को पहले गुना कर लो। फिर गुना किसके साथ है, -9 के साथ है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 सत्ते 56 आ जाएगा, माइनस का 56 और कितना आ जाएगा, माइनस का 9। यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 9 6 54 का 4 कैरी 5, 9 5 45 और 5 50। यहां से कितना आ गया, धनात्मक 504 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करो। आपको पता है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे परिणाम धनात्मक पूर्णांक होगा या परिणाम प्लस में आ जाएगा। और गुना किसका आ जाएगा, 3 गुने 6 का। फिर गुना,
दो ऋणात्मक को अगर करेंगे तो प्लस का साइन, और कितना आ जाएगा तो 2 गुने 1। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 6 त्रिक 18 प्लस 18, 2 एकम 2 तो प्लस 2, और 18 को 2 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36, और ये 36 सही आंसर आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि संख्या रेखा पर 5 गुने -2 को दर्शाइए और गुणनफल निकालिए। क्या करना है, संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा खींच लेना है। संख्या रेखा खींच लो, ये रहा संख्या रेखा। 0 1 2 3 4 5, इस तरफ आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ओके, चलो -2 गुने 5, इसका मतलब क्या हुआ पहले ये समझो कि -2 5 बार, -2 कितना बार 5 बार। इसका मतलब -2 अगर 5 बार होगा तो 0 से स्टार्ट करते हैं, जब भी कभी स्टार्ट करते हैं। -2 एक बार, इधर -2 आ जाएगा। -2 दूसरा बार तो -4 पे आ जाएंगे। -2 तीसरा बार तो -6 पे आ जाएंगे। -2 चौथा बार तो -8 पे आ जाएंगे। और -2 पांचवा बार तो यहां आ जाएंगे। अर्थात अब देखो हम लोग कहां आ गए, -10 पे आ गए। कहां पे आ गए, -10 पे आ गए। और अगर गुना करना है तो आप लिख सकते हो 5 गुने -2। आपको पता है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुना किया जाए तो गुणनफल का चिन्ह हमेशा एक ऋणात्मक होगा, और 5 को 2 से गुना करने पे 10 आएगा। यहां से भी देखो आपको -10 दिख रहा है, और यहां से भी क्या दिख रहा है, -10 दिख रहा है। बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि गुणा संक्रिया के गुणधर्म के प्रयोग से सरलतापूर्वक निम्नलिखित में प्रत्येक का मान निकालिए। क्या करना है आपको, प्रत्येक का मान निकालना है। सबसे पहले देखो क्या कहा गया गुणा संक्रिया के गुणधर्म के प्रयोग से। ओके, अब इसका गुणा करना है। तो सबसे पहले आप हमें यह बताओ कि अगर इसका गुणा करना है तो किस सबको साथ रखें कि काम अच्छा होगा। तो -4 को आप अंदर रखो और पहले इस दोनों का गुणा कर लो। सॉरी, -4 को पहले बाहर रखो और पहले आप गुणा कर लो किसका, तो 18 और -5 का। तो यहां से कितना आ जाएगा, -4 और गुने 18 पंचे 90, तो ये कितना आ जाएगा, -90 आ जाएगा। माइनस क्या आ गया, 90। अब दो संख्याओं को गुना करो, तो यह आ जाएगा माइनस प्लस और 4 गुने 90, अर्थात कितना आ जाएगा। तो इसको या तो आप लिख लो प्लस 360, या आप इसको क्या लिख सकते हो 360, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसमें देखो, सबसे पहले आपको हमने ही बताया था यह क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। ओके, यहां से आप इसको लिख सकते हो -12 और -12 है, यहां से आ जाएगा -12 को एक तरफ कर लो और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 8 प्लस 2 आ जाएगा। ओके, 8 प्लस 2 आ गया, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं -12 और गुने 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। अब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक को गुना करना है, चिन्ह हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक का होगा, ऋणात्मक। और 12 को 10 से गुना करेंगे, या इसको आप ऐसे लिख लो 12 गुने 10, अर्थात कितना आ जाएगा, 12 गुने 10 बराबर 120, तो -120 सही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे क्या लिख सकते हो, -25 गुने 14 दिया गया, -25 गुने 14 दिया गया। तो अब हमें यह बताओ कि यह -25 है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और 14 को अगर हम 10 जोड़ 4 लिखें तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम आपको बताए थे, इसको आप बाहर करो। इसका मतलब क्या बताए थे, -25 से पहले 10 का गुना होगा, तो -25 को 10 से गुना कर लो, और इसके बाद -25 से 4 का गुना होगा, तो -25 से 4 को गुना कर लो। यहां से कितना आ जाएगा, 25 दहें 250, माइनस का 250, 25 चौका 100, तो माइनस का 100, तो यहां से कितना आ जाएगा, -350, यह आपका सही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं।
अब चलो इसको सॉल्व करो। ये 63 है। अब हमें ये बताओ 99 को क्या लिख सकते हो? 100 माइनस 1 लिख सकते हो। वैसे देखो कि अगर आप ये सब चीज ना आए आपको तो डायरेक्ट गुना कर लो अगर भूल गए तो, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्या करेंगे? 99 को 100 में से 1 लिख सकते हैं, घटा करके 99 आता है। अब आपको ये पता है कि 63 को 100 से गुना करेंगे। पहले 63 को 100 से गुना, फिर 63 को 1 से गुना। 63 को 100 से गुना करेंगे तो 6300 आ जाएगा, और 63 को 1 से गुना करेंगे तो 63 आ जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3, यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 6, अर्थात 6237 यह आपका सही उत्तर आ जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? वितरण नियम कहते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्वेश्चन है -42 गुने ब्लैंक 42 आएगा। अब हमें यह बताओ यहां ऋणात्मक चिन्ह है और यहां धनात्मक चिन्ह है। हमने क्या बताया था? दो ऋणात्मक चिन्ह को गुना करते हैं तो धनात्मक बन जाता है, दो ऋणात्मक पूर्णांक। इसका मतलब यह बात बिल्कुल श्योर है कि यहां माइनस का चिन्ह आएगा। ओके, अब बताओ 42 को कितना से गुना करने पे 42 आएगा? अब बोलोगे सर 1 से गुना करने पे, क्योंकि हमें पता है कि एक ही एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी संख्या को गुना करने पे परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब कि अगर -42 है तो अगर इसको हम -1 से गुना कर देंगे, अब ये +42 बन जाएगा। अब आगे आ जाओ। अब चलो खाली स्थान को किससे, अब खाली स्थान को -12 से गुना करना है, 0 के बराबर होगा। हमें यह बताओ कि -12 को किस संख्या से गुना करने पे 0 के बराबर होगा? अब बोलोगे कि सर जी हमें इतना पता है कि 0 से किसी संख्या को गुना करने पे परिणाम 0 हो जाता है। इसका मतलब अगर यहां पे हम 0 को रख लें, 0 को अगर -12 से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 0 के बराबर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बताओ +5 है और यहां पे -70 है। पहले चिन्ह का गुना समझो। आपको पता है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को जब गुना किया जाता है तब परिणाम एक ऋणात्मक संख्या आता है, तो चिन्ह माइनस का आएगा। यह बात बिल्कुल सही है। 5 को कितना से गुना करने पे 70 आ जाएगा? तो 5 से भाग कर लो 70 को, तो 14 पंचे 70, तो यहां से कितना आ जाएगा? 14। तो यहां से अगर आप +5 को -14 से गुना करोगे परिणाम -70 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे यह पूछा गया कि -3 को लगातार 4 बार गुना कीजिए। क्या करना है? तो -3 को लगातार 4 बार गुना करना है। तो -3 1 बार, -3 2 बार, -3 3 बार और -3 4 बार। तो -3 को कितना बार गुना करना था? 4 बार। अब 4 बार गुना कर लो। अब इसको अगर आप एक साथ लगते हो तो ऐसे कर लो। पहले तो आप -3 को -3 से गुना कर लो और फिर -3 को -3 से गुना कर लो। ओके, अब एक चीज देखो, हमें यह पता है कि दो ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करने पे गुणनफल धनात्मक होता है। यहां पे अगर धनात्मक आ जाएगा 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आएगा गुने, फिर से धनात्मक हो जाएगा 3 को 3 से गुना करने पे 9 आएगा और 9 को 9 से गुना करने पे 81 आएगा। 81 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए। ओके, अब एक चीज बताओ, सबसे पहले आपको चिन्ह का गुना याद होना चाहिए, तब आसानी से इसको कर पाओगे। अब इसको समझते हैं, गुना करना है। कैसे करेंगे गुना? आपको पहले आप -1 को -2 से गुना करो। हमें पता है कि दो ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करने पे धनात्मक होता है उसका चिन्ह, तो यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 से गुना करने पे ये 2 आ जाएगा। 4 को -1 से गुना करो, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, गुना करने पे चिन्ह ऋणात्मक आएगा। 4 को 1 से गुना करने पे 4 आ जाएगा। फिर आपको पता है कि 0 से अगर -1 को गुना किया जाए परिणाम हमेशा 0 होता है, क्योंकि 0 से किसी संख्या को गुना करने पे 0 आता है। -9 को -1 से गुना करना है। हमने आपको क्या बताया? दो ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करने पे गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। तो यहां से -9 और -1 है, गुना करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा और 9 एकम 9 आ जाएगा। ओके, बातें समझ में आ रही है? अब इसको सॉल्व करो। -2 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। 4 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। 0 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। -9 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। ओके, अब इसमें आ जाओ।
-2 को 2 से गुना करना है। आपको पता है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, चिन्ह हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक का आएगा गुना करते वक्त, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 2 को 2 से गुना करने पे 4 आएगा। 4 धनात्मक है, 2 भी धनात्मक है। 2 धनात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे तो गुणनफल हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक आएगा, अर्थात 4 को 2 से गुना करने पे 8 आएगा। अब बताओ 2 को और 0 को गुना करना है, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 2 को -9 से गुना करना है। पहले समझो, -9 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। 2 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे, परिणाम हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। ऋणात्मक पूर्णांक आएगा अर्थात 9 गुने 2 18, ये -18 आ जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में आ जाओ। -2 को -3 से गुना करना है। -2 भी क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक, और -3 भी क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक। हमने क्या बताया कि अगर 2 ऋणात्मक पूर्णांक को गुना किया जाए, गुणनफल हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगा। अर्थात -2 को -3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 +6 आ जाएगा, +6। और 4 को 3 से गुना करेंगे 12, एक धनात्मक एक ऋणात्मक -12। -3 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, और -9 को -3 से गुना करेंगे, 2 ऋणात्मक को गुना करने पे धनात्मक होता है, तो 9 तिया 27, या तो +27 लिख लो। अब हम आपको बता चुके हैं कि प्लस कहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो प्लस को हटा दो, यहां पे भी +9 को हटा दो, +6 को हटा लो, और 27 में कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की, प्लस लगाने की। नेगेटिव में माइनस लगाते हैं, और प्लस में अगर ना लगाए तो 27 का मतलब ही +27 होता है। बातें समझ में आ रही है? ये टेबल पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि गुना के नियमों के आधार पर रिक्त स्थानों को भरिए। ओके, अब गुना का नियम पालन करना है। सबसे पहले हमने आपको यह बताया था कि a गुना b बराबर होता है b गुना a। इसका मतलब 7 अगर यहां पे है, यहां भी 7 है, इस तरफ -9 है, इसका मतलब यहां भी कितना होना चाहिए? -9 होना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। यहां पे आप गौर से देखो कि -8 और गुने +6 और गुने कितना है? -3। अब आप गौर से देखो कि ये आपको एक तरफ दिख रहा है, ये अलग है और ये अलग है। इसका मतलब ये रहा -3 यहां है, +6 यहां है, -3 यहां है, +6 यहां है। क्या छूट रहा है? -8 छूट रहा है। इसका मतलब इस तरफ क्या आ जाएगा? इस तरफ -8 आ जाएगा। समझ रहे हो बातों को? अब आगे चलते हैं। इसमें गौर से देखो, हमने क्या बताया था? ब्रैकेट में हो 2 नंबर योग में दिया गया और 3 बाहर है, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो एक बार 3 को -7 से गुना होगा, फिर 3 का 81 से गुना होगा। तो 3 को तो -7 से गुना कर दिया गया, इसका मतलब आपके लिए 3 को 81 से गुना करना छोड़ दिया गया है। इसका मतलब यहां से कितना आ जाएगा? 3 गुने 81 आएगा, या 3 गुने +81 भी लिख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, अब याद, अभी तक आपने जो सब पढ़ा एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। पहला है कि यदि a और b 2 पूर्णांक हो तो a जोड़ b एक पूर्णांक होगा, इसी को निमिलन नियम कहते हैं। इसका मतलब a और b अगर 2 पूर्णांक है तो a और b का योगफल भी एक पूर्णांक होगा। पॉइंट नंबर 2, यदि a और b 2 पूर्णांक हो तो उसका अंतर भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, यह भी होगा निमिलन नियम। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, यदि a b और c कोई 3 पूर्णांक हो तो a जोड़ b जोड़ c और a जोड़ b जोड़ c होता है, यह क्या कहलाता है? योग का सहचर्य नियम। पॉइंट नंबर 4, कि प्रत्येक पूर्णांक a के लिए a जोड़ b a जोड़ 0 a के बराबर होगा, या 0 जोड़ a के बराबर होगा, यह कहलाता है योज तत्समक 0 का अस्तित्व। पॉइंट नंबर 5, पूर्णांक a के लिए पूर्णांक -a तथा a जोड़ -a 0 के बराबर होगा, या -a जोड़ a 0 के बराबर होगा, यह क्या कहलाता है? योज प्रतिलोम का अस्तित्व। पॉइंट नंबर 6, 0 के साथ पूर्णांक का गुना 0 के बराबर होता है। अगर किसी पूर्णांक को 0 से गुना किया जाए तो गुणनफल हमेशा 0 के बराबर होगा। अब आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुना एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका विशुद्ध मान पूर्णांकों के विशुद्ध मानों के गुना के बराबर है। बता चुके हैं, ये सब हम अच्छे से बता चुके हैं। पॉइंट नंबर 8, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, बता दिए। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है, बता दिए। पॉइंट नंबर 10, यदि 10 a और b 2 पूर्णांक हो तो a गुना b भी एक पूर्णांक होगा। पॉइंट नंबर 11,
यदि ए और बी दो पूर्णांक हो तो ए गुना बी बराबर बी गुना ए, क्रम विनिमय नियम जान चुके हो आप लोग। पॉइंट नंबर 12, यदि ए बी सी तीन पूर्णांक हो तो ए गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी, सहचर्य नियम। यदि ए बी सी तीन पूर्णांक हो तो यहां पे आपको पता है ए गुना बी जोड़ सी, और अगर ब्रैकेट से बाहर करते हैं तो ए को बी से गुना करते हैं, फिर ए को सी से गुना करते हैं, और ये कहलाता क्या है, तो योग पर गुणन का वितरण नियम। इसके बाद प्लस एक गुणन तत्समक है, अर्थात यदि ए कोई पूर्णांक हो तो। अगर जीरो को क्या कहेंगे, योग तत्समक कहेंगे। ओके, अब पॉइंट नंबर 16 कि पूर्णांकों का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, परंतु पूर्णांकों का घटाव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अर्थात ए और बी कोई भी दो पूर्णांक हो तो जोड़ तो पालन करेगा लेकिन घटाव इसका पालन नहीं करेगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नमाला 1B पे। 1B के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित गुणनफल का चिन्ह लिखिए। बस क्या करना है, गुणनफल का चिन्ह लिखना है। तो सबसे पहले आपको यह पता है कि ये एक धनात्मक संख्या है, 8 क्या है, एक धनात्मक संख्या, 15 भी क्या है, एक धनात्मक संख्या, और आपको यह पता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भी हमेशा क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धनात्मक। यह आ जाएगा धनात्मक, यह धनात्मक आ जाएगा। अब इसमें आ जाओ, आपको पता है कि यह क्या है, तो -6, तो 6 एक ऋणात्मक है, यहां पे -6 कहने का मतलब 6 ऋणात्मक है, और 3 क्या है, धनात्मक है। और आपको यह पता है कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक को अगर गुना किया जाए तो गुणनफल हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। इसका मतलब यह क्या आ जाएगा, तो इसको आप लिख लो ऋणात्मक, ऋणात्मक। अब इसमें आ जाओ, यहां पे देखो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, 4 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक, और 29 क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को अगर हम लोग गुना करते हैं तो गुणनफल क्या आता है, हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक आता है। और वैसे भी आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ओके, अब इसमें आ जाओ। अब देखो, -16 ऋणात्मक पूर्णांक, -54 ऋणात्मक पूर्णांक, और आपको पता है कि दो ऋणात्मक पूर्णांक को अगर गुना किया जाए तो गुणनफल भी एक धनात्मक पूर्णांक होता है। इसका मतलब दो ऋणात्मक है तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, उसका चिन्ह लिखना है तो चिन्ह हो जाएगा धनात्मक, धनात्मक। अब इसमें सोचो, यहां पे क्या है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, गुना करेंगे तो गुणनफल ऋणात्मक होगा, फिर एक ऋणात्मक को ऋणात्मक से गुना करेंगे, गुणनफल धनात्मक होगा। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक। अब इसमें आ जाओ, अगला क्वेश्चन में देखो, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, परिणाम क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फिर एक ऋणात्मक और ऋणात्मक को गुना करेंगे तो धनात्मक होगा, और धनात्मक को ऋणात्मक से गुना करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक। ओके, अब इसमें आ जाओ, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक ऋणात्मक एक धनात्मक, परिणाम ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक और फिर धनात्मक, परिणाम ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक और फिर ऋणात्मक, धनात्मक होगा, और धनात्मक फिर ऋणात्मक, ये ऋणात्मक होगा। इसका मतलब इसका परिणाम क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक। चलो, ये आ गया। चलो, इसको अब एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमें बातें समझ में आ गई। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से देखो कि 8 धनात्मक और 15 क्या है, धनात्मक है, तो यहां से चिन्ह किसका आ जाएगा, धनात्मक का, और 15 गुने 8 कर लो, तो 15 गुने 8 बराबर कितना आ जाएगा, तो 15 8 120, यह आ जाएगा +120। अब देखो परिणाम क्या निकला, +120, अर्थात धनात्मक आ गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, चिन्ह किसका हो जाएगा, ऋणात्मक का, और संख्याओं में गुना करेंगे, अर्थात 6 गुने 3, 6 गुने 3 करने पे कितना आ जाएगा, 18, तो -18 आपका सही उत्तर होगा। अब देखो यहां पे फाइनल परिणाम क्या निकला, ऋणात्मक निकला। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से एक धनात्मक और एक ऋणात्मक गुना करने पे गुणनफल ऋणात्मक होगा, यहां से ऋणात्मक लिख लो, और यहां पे 4 को 29 से गुना कर लो, 4 गुने 29,
29 चौका 116, यहां से कितना आ जाएगा -116। अब देखो परिणाम क्या रहा, ऋणात्मक रहा। अब इसको सॉल्व कर लो। आपको पता है कि दो ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करते हैं तो गुणनफल धनात्मक होता है, इसका मतलब ये प्लस आ जाएगा। अब गुना करो 16 को 54 के साथ, 16 को 54 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ 16 चौके 64 का 4 कैरी 6, 16 पंचे 80 और 6 86, ये 864 हो जाएगा। ओके, अब इसको आ जाओ, एक मिनट एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 16 चौके 64 का 4 कैरी 6, 16 पंचे 80 और 6 86, बिल्कुल सही है। अब इसमें आ जाओ, इसको अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो सबसे पहले एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को गुना करेंगे तो परिणाम ऋणात्मक आएगा। यहां से रहा ऋणात्मक और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 गुने 81, 3 गुने 81। और इसको गुना करना है कितना के साथ, तो -4 के साथ। तो इसको करेंगे 81 तिया 3 एकम 3 8 त्रिक 24 243 और गुना आ जाएगा -4 का। अब आपको यह पता है कि दो ऋणात्मक संख्या को गुना करने पे धनात्मक होगा, तो धनात्मक आ जाएगा। अब इसको गुना कर लो, अर्थात 243 और गुने 4, इसको कितना लिख सकते हैं, यह आ जाएगा प्लस 4 तिया 12 का 2 कैरी 1, 4 चौक 16 1 17 का 7 कैरी 1, 4 दूना 8 1 9, यह आ जाएगा प्लस 972। ये क्या मिल गया, धनात्मक मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहां पे देखो, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक गुना करेंगे तो ऋणात्मक का चिन्ह आएगा और यह आ जाएगा 16 गुने 42, 16 गुने 42। ओके, अब यहां पे दोनों ऋणात्मक, तो यह अब क्या हो जाएगा, धनात्मक, और यह आ जाएगा 61 गुने 25, 61 गुने 25। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -16 दूना 32 का 2 कैरी 3, 16 चौके 64 और 3 67, गुना करना है। 25 एकम 25 का 5 कैरी 2, 25 छके 150 और 2 152। ओके, अब आप इसको गुना कर लो। अब गुना करेंगे तो यह आ जाएगा -672 को 1525 के साथ, 1525 को 672 के साथ यहां गुना कर लेते हैं, 1525 और 672। 5 दूना 10 का 0 कैरी 1, 2 दूना 4 1 5 और 15 दूना 30, 7 पचे 35 का 5 कैरी 3, 7 दूना 14 3 17 का 7 कैरी 1, 7 पचे 35 1 36 का 6 कैरी 3, 7 एकम 7 3 10, 6 पंचे 30 का 0 कैरी 3, 6 दूना 12 3 15 का 5 कैरी 1, 6 पंचे 30 1 31 का 1 कैरी 3, 6 एकम 6 3 9, 0 5 5 10 का 0 कैरी 1, 7 1 8, 6 3 9 5 14 का 4 कैरी 1, 1 1 2 9 1 10। यहां से कितना मिल गया, 10 24 800। इसको आप लिख सकते हो -10 24 800, यह आपका सही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में देखो, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। अब इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, गुना करेंगे तो ऋणात्मक आएगा, तो चिन्ह आ गया ऋणात्मक। और ये कितना आएगा, 21 गुने 24, 21 गुने 24। ठीक है, फिर से एक चीज देखो, यहां से एक धनात्मक एक ऋणात्मक, चिन्ह किसका आएगा, ऋणात्मक का, यहां से माइनस का चिन्ह और गुना हो जाएगा, तो 68 गुने 41 और गुना कितना आएगा, -2 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -21 चौका 84 का 4 कैरी 8, 21 दूना 42 और 8 50 गुने 41 से गुना कर लो, 68 को 41 के साथ, 68 8 चौक 32 का 2 कैरी 3, 6 चौक 24 3 27, 8 8 27। यहां से कितना आ गया, तो -27 88 और गुने कितना आ जाएगा, -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से इसको आप लिख सकते हो माइनस और माइनस प्लस, और माइनस कितना, माइनस, डायरेक्ट माइनस का चिन्ह लिख लो। और इसको लिख सकते हो 504 को 2 से गुना करो, ये आ जाएगा 1008। कितना आ जाएगा, 504 को अगर 2 से गुना करेंगे तो
1008 और गुने आ जाएगा 2788। अब 2788 को 1008 से गुना कर लो। एक 1008 के साथ 8864 का 4 कैरी 8864 का 4 कैरी 6, 8864 और 6 70 का 0 कैरी 7, 68 56 7 63 का 3 कैरी 6, 8 दूना 16 6 22, 2 जगह छोड़ देंगे। अब यहां से करेंगे 8 8 7 और 2 4 0 3 8 2 10 का 0 कैरी 1, 8 2 10 1 11 का 1 कैरी 1, 27 और 1 28। यहां से कितना गया 28 10 304। यहां से आ गया माइनस 28 10 304। ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। ऋणात्मक है, ऋणात्मक रहा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मान निकालिए। अब इसका मान निकाल लेना है आपको। यहां से देखो, सबसे पहले आपको यह पता है कि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। अगर एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को अगर गुना करना हो तो चिन्ह हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक आता है और यह आ जाएगा 3 गुने 11। ये बराबर कितना आ जाएगा 3 गुने 11 बराबर 33। तो माइनस 33 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहां से देखो 6 एक धनात्मक और 11 भी एक धनात्मक। दो धनात्मक पूर्णांक को गुना किया जाए तो गुणनफल हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। अब 6 को 11 से गुना कर लो। 6 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 6 के 66। या तो प्लस 66 लिखो या चाहो तो डायरेक्ट आप इसको 66 भी लिख सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे आ जाओ। आपको पता है 7 यहां -7 है ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस 10 है धनात्मक पूर्णांक। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक को अगर गुना किया जाए तो परिणाम हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक आता है। ठीक है, अब ऋणात्मक पूर्णांक आता है तो पहले इसको आप माइनस कर लो। अब संख्याओं में गुना कर लो, अर्थात एक संख्या 7 है और दूसरा संख्या 10 है। यहां से आ जाएगा माइनस और 7 दहें 70, -70 आपका सही उत्तर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर इसको अब सॉल्व करते हो तो -5 है और -13। -5 क्या ऋणात्मक पूर्णांक, -13 क्या ऋणात्मक पूर्णांक। और आपको पता है कि दो ऋणात्मक पूर्णांक को अगर गुना किया जाए तो गुणनफल हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक आएगा। क्या आएगा धनात्मक पूर्णांक। यहां से आ जाएगा प्लस और गुना कर लो 5 गुने 13 को, 5 गुने 13 को। यहां से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा प्लस 13 5 65। या तो प्लस 65 लिख लो या इसको 65 लिख सकते हो। यह आपका सही उत्तर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब -9 को 0 से गुना करना है और आपको पता है कि किसी भी पूर्णांक को अगर 0 से गुना किया जाए तो गुणनफल हमेशा 0 होता है। अब गुणनफल अगर 0 होता है इसका मतलब अगर -9 को 0 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब इसमें आ जाओ। -11 क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक। -7 क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक। और आपको पता है कि दो ऋणात्मक पूर्णांक को अगर गुना किया जाए तो गुणनफल हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगा। इसका मतलब यहां से ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ गया और 11 को 7 से गुना कर लो, 11 गुने 7। यहां से आपको आ जाएगा प्लस 11 को 7 से गुना करेंगे 77। या तो इसे प्लस 77 लिखो या चाहो तो डायरेक्ट 77 भी लिख सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो +11 और -3। 11 क्या है धनात्मक संख्या, 3 क्या है ऋणात्मक संख्या। और आपको पता है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को गुना करने पे परिणाम हमेशा एक ऋणात्मक संख्या आता है। तो यहां पे माइनस बाहर में रखो, 3 गुने 11 कर दो और माइनस में कितना आ गया तो -6। अब सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा -11 3 33 और गुने कितना आ जाएगा तो -6। आपको इतना जानकारी होगा कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुना करने पे गुणनफल हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होता है। इसका मतलब यहां पे -33 और -6 प्लस कर लो और यहां पे 33 को 6 से गुना कर लो। गुना करेंगे तो आ जाएगा प्लस 6 18 का 8 कैरी 1, 6 18 19। या तो इसको प्लस 198 लिख लो या चाहो तो डायरेक्ट 198 भी लिख सकते हो। यह आपका सही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन है कि +17 को गुना करना है -4 के साथ और उसको गुना करना है -5 के साथ। कैसे गुना करेंगे यहां पे समझते हैं। +17 धनात्मक,
-4 ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को गुना करेंगे तो हमेशा गुणनफल एक ऋणात्मक संख्या आएगा। ओके, और यहां से आप 17 को 4 से गुना कर लो और गुने कितना आ जाएगा तो -5। अब इसको ऐसे ही रहने दो, यहां से आ जाएगा -17 चौका 68 और गुना किसके साथ करना है, -5 के साथ। अब आपको यह पता होगा कि दो ऋणात्मक संख्या को गुना करने पे गुणनफल एक धनात्मक संख्या होता है। इसका मतलब -5 और -68 गुना करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा 68 गुने 5। ओके, इसको आप लिख सकते हो 8 पंचे 40 का 0 कैरी 4 और 6 पंचे 30 और 4 34, तो 340 आपका सही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब इसमें आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। अब देखो कि इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो पहले -92 को गुना करना है +12 के साथ और उसको गुना करना है 0 के साथ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं एक जगह 0 दिख गया, गुना में है, सारा का आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस आएगा, पहले 92 को 12 से गुना करो और गुना में क्या है, 0 है। अगर इसको गुना करेंगे तो 12 दूना 24 का 4 कैरी 2, 12 न में 108 और 2 110 आ जाएगा। ओके, और गुने कितना आ जाएगा, 0। और आपको पता है कि किसी भी संख्या को अगर शून्य से गुना करना हो तो गुणनफल शून्य होगा, शून्य आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो पहले -3 और -2 को गुना करो। -2 ऋणात्मक पूर्णांक, -3 ऋणात्मक पूर्णांक। अब इसका मतलब यहां से माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और 2 और 3 को गुना कर लो, फिर गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह ले लो। -4 ऋणात्मक, +5 धनात्मक, और एक ऋणात्मक और एक धनात्मक को गुना किया जाए तो परिणाम हमेशा एक ऋणात्मक संख्या होता है, तो यह आ गया ऋणात्मक। और यहां पे कितना आ गया, 4 गुने 5, 4 गुने 5। इसको कितना लिख सकते हो, प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे 6 और गुने, ये कितना आ गया तो -5 चौका 20 आ गया। ओके, अब आपको ये पता है कि +6 ये एक धनात्मक संख्या है, -20 ये एक ऋणात्मक संख्या है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को गुना करेंगे तो हमेशा परिणाम एक ऋणात्मक संख्या होगा। यहां पे माइनस लिख लो और ब्रैकेट में 6 को 20 से गुना कर लो। 20 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 6 के 120, तो -120 सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि संख्या रेखा पर 4 गुने -2 का रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल निकालिए। हम एग्जाम्पल में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब एक बार संख्या रेखा पे यहां बना के दिखाते हैं। अब आप क्या करो, एक संख्या रेखा बना लो पहले। ओके, 0 एक्सिस करो, इसको रख लो 0, यह आ जाएगा 1 2 3 4 5, यही तो संख्या रेखा है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, ये संख्या रेखा आ गया। ठीक है, अब चलो क्या करना है। अब बताओ 4 गुने -2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि -2 4 बार, -2 4 बार। ठीक है, 0 पे हम लोग खड़े हैं, -2 4 बार है तो एक बार आएंगे तो -2 पे आ जाएंगे, दूसरा बार आएंगे -4 पे आ जाएंगे, तीसरा बार आ जाएंगे -6 पे आ जाएंगे, चौथा बार आ जाएंगे तो -8 पे आ जाएंगे। कहां पे आ गए हम लोग, -8 पे आ गए। तो ये आपका आ जाएगा। यहां से हम लोग पहले यहां तक आए, फिर यहां से यहां तक आए, फिर यहां से यहां तक आए, लास्ट में यहां तक आ गए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, इसीलिए 4 गुने -2। आपको पता है ये कितना आ जाएगा, -4 दूना 8, तो -8 सही उत्तर आ जाएगा। और संख्या रेखा पे भी कितना दिखाई दे रहा है, संख्या रेखा पे -8 दिखाई दे रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि संख्या रेखा पर 3 गुने +3 का रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल लिखिए। तो सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा खींच लेना है। हम लोग एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ओके,
0, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, ये तो संख्या रेखा बन गया। अब चलो समझो पहले बातों को। 3 गुने +3 है, इसका मतलब +3 3 बार, +3 3 बार। ओके, अब +3 3 बार है, स्टार्ट हम लोग कहां से करते हैं? 0 से। पहला बार अगर +3 करेंगे यहां तक आएंगे, दूसरा बार +3 करेंगे यहां तक आएंगे, तीसरा बार +3 करेंगे यहां तक आएंगे, अर्थात हम लोग यहां तक पहुंच गए। क्योंकि देखो पहला बार में भी 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, पहला बार में 3 तक चले, दूसरा बार में 3 से स्टार्ट करेंगे, 4 5 6, दूसरा बार में 6 तक पहुंचे, तीसरा बार में 7 8 9 3, इसका मतलब क्या, कहां पहुंच गए? तो 9 तक पहुंच गए, 9 तक पहुंच गए। अब इसको आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो, 3 गुने +3 बराबर कितना आ जाएगा? +9 आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी नंबर्स को अगर आपको किसी भी पूर्णांक को अगर आप संख्या रेखा पे कहे प्रदर्शित करने, आसानी से कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं।